Immune system was the last point of discussion for us yesterday. Fine. So you have idea about what is immune system. It has organs, that is lymphoid organs. It has tissues, lymphatic tissues. It has cells, that is lymphocytes, and it produces antibody. So hierarchy, if you see, the organ which is composed of the tissues comprising the cells, that is lymphocytes, and they produce the specialized protein to kill or to inactive the antigens. So this is the system. So we have seen 4 compartments of this system. Fine. What are they? उसके बारे में सिर्फ हमने आउटलाइन ली है, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम. अब उसके फंक्शन की बात करनी है. Now we are talking about the function of immune system, and the function of immune system is called immunity, right? So the ability of our body fight and protect against the disease is our immunity. It is job of immune system. So that in that sense we can say immunity is a job of immune system. So starting from the definition, the ability of immune system to fight the disease causing organisms is termed as the immunity. Starting from microorganism to well developed either plant system or animal system, all have some or the other kind of strong protecting system. सबकी इंडिविजुअली अलग अलग टाइप की है. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं राइट नाउ, इट इज अबाउट ह्यूमन इम्यून सिस्टम. डू रिमेंबर दिस, इट इज नॉट जनरलाइज्ड इम्यून सिस्टम. नो, इट इज ह्यूमन इम्यून सिस्टम व्हाट वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट. सो प्लीज कंसिडर दैट कंपोनेंट फर्स्ट. Okay, type of immunity found in humans or in the higher class of reptiles, sometimes birds and mammals, इन सब में ये होती है. 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है यूजुअली, राइट? एक कॉल्ड इननेट इम्यूनिटी, इनबोर्न इम्यूनिटी. मतलब कि आपका जब जन्म होता है, व्हेन यू आर गेटिंग बोर्न, इट इज गिवन टू यू बाय गॉड एट दैट टाइम और सिंस दैट टाइम. सेकंड इज एक्वायर्ड और एडेप्टिव. आपके जन्म लेने के बाद आप सीखते हो कि कैसे प्रोटेक्ट करने हैं बॉडी को. बट अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन what kind of antigens are going into your body. Your body is going to be ready, identify, process and make a special type of chemical antibody against a particular category of antigen. जितने अलग अलग एंटीजन आएंगे उतने अलग अलग एंटीबॉडीज बनेगी. बट वो किसके ऊपर होगा, कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म ने या तो एंटीजन ने आपकी बॉडी को इन्वेड किया, उसके हिसाब से. तो हम आइडेंटिफाई करके हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एंटीबॉडी प्रिपेयर करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड या तो अडेप्टिव इम्यूनिटी. आई होप इट इज वेरी क्लियर. द मीनिंग ऑफ दिस 2 वर्ड्स आर क्लियर इनटू योर माइंड. ऑलराइट, वन बाय वन हम दोनों को डिस्क्राइब करने वाले हैं. So first is innate or inborn immunity type.
ओके, अब जन्म के साथ आपको जो मिली है वो 4 चीजों के बारे में हमें बात करनी है. सो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस. ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है विथ इननेट इम्यूनिटी. नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है ये. टारगेटेड नहीं है कि इसी को मारना है, काइंड ऑफ दैट. यस, बुध सेंटर बेटा. सर पीछे की सारी एक्स्ट्रा लाइट्स चालू है तो रिफ्लेक्शन आ रहा है तो करके हम. हाँ, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, कर दीजिए. shall I proceed? गुड, ऑल राइट. सो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब क्या होता है? वो कोई स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ही उसको रोकेगी, ऐसा नहीं है. किसी को भी रोकेगी, जो भी आएगा उसको रोकेगी. इट इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस. कॉमन डिफेंस सिस्टम है. हाईली स्पेसिफिक नहीं है, जैसे एंजाइम एंटीबॉडी एंजाइम की तरह नहीं होता है कि स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ. तो ये एंटीजन नहीं है, सॉरी, ये एंटीबॉडी का वो ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है. व्हाट आई मीन टू से इज, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है. हमने कल शायद बात की थी उससे बारे में, है ना. यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो ये स्पेसिफिक नहीं है. व्हाट आई मीन, ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, ये याद रखना है आपको. दूसरा, ये बैरियर है. मैंने कहा ना कि यहां पे केमिकल सब्सटेंस बन के उसको हमको इनेक्टिव नहीं करना है, हमको तो एंट्री को ही रोकना है कि कोई पैथोजन या कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर घुस ना सके. उसकी जो सिस्टम होती है ना, वो ये है. दैट इज कॉल्ड बैरियर्स. बैरियर मतलब रोकने वाला. सो इट प्रोवाइड बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एंटीजन्स इनटू योर बॉडी. फाइन, ओके. हम सब ने शायद महाभारत के बारे में तो पढ़ा ही होगा या तो देखी होगी. उसमें जो अभिमन्यु की स्टोरी है, जो वो चक्रव्यूह, तो चक्रव्यूह को चीर कर उसको सेंटर में जाना था. एग्जैक्टली एनालोगस स्टोरी यहां पर है. एंटीजन अभिमन्यु है, उनको एक के बाद एक लेवल को पार करके उसके टारगेट ऑर्गन या टिश्यू पर जाना होता है. डायरेक्टली वो पहुंच नहीं जाता है. हमारे पास चक्रव्यूह बिछाया हुआ है जो रोकता है उसको. आप समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा, है ना. तो ये चक्रव्यूह का जो पहला लेयर है ना, सबसे बाहर का, वो है अपना लेमिनेशन, ये वाला. फाइन, उसको बोलेंगे हम फिजिकल बैरियर. दूसरा है अपनी डिफेंस सिस्टम, जो कि कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई स्पेशल सिक्रीशन होता है, वो सिक्रीशन उसको मार देगा. हम आगे देखेंगे वन बाय वन. उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर. अगर ये सब को क्रॉस करके वो आगे बढ़ के ब्लड के अंदर चला गया, तो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स है WBC, जो फेगोसाइटिक है. कल हमने बात करी थी, परसों. तो वो उसको मार देंगे. स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस करके एमीबॉइड सेल्स होते हैं, राइट. एंड वहां से भी वो आगे बढ़ा, सेल तक पहुंचा, तो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक बैरियर सिस्टम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है. तो चारों को वन बाय वन हम देखें तो सबसे पहली बात करते हैं हम फिजिकल बैरियर की. तो एज आई सेड अर्लियर कि हमारी बॉडी के ऊपर का जो कोटिंग है, लेमिनेशन है, स्किन, वो सबसे बड़ा मैकेनिकल बैरियर है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फॉरेन सब्सटेंस ऑफ इनटू योर बॉडी. आपकी बॉडी में वो किसी वायरस को, किसी बैक्टीरिया को स्किन के अंदर से घुसने में उसको दिक्कत होगी, नहीं जा सकता. इवन वाटर आप ड्रॉप इसके ऊपर डालोगे, वाटर भी अंदर नहीं घुस सकता है. वाटर मॉलिक्यूल तो कितने टाइनी हो सकते हैं, तो फिर बैक्टीरिया वायरस तो बहुत दूर की बात है, कोई अंदर नहीं घुस सकता है. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. तो ये पहला बैरियर है. दूसरा है म्यूकस कोटिंग, फिजिकल बैरियर.
बैरियर दैट इज लेयर। देखिए स्किन भी एक लेयर है, जो ऊपर की तरफ है वो स्किन है, अंदर की तरफ की जो स्किन है, हमने कल नहीं परसों बात की थी इसके पहले के लेक्चर में। 3 मेन पाइपलाइन है अपनी, एक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, दूसरी डाइजेस्टिव सिस्टम की और तीसरी यूराइनोजेनाइटल सिस्टम की है। ये तीनों पाइपलाइन के अंदर माल्ट, याद आया माल्ट, म्यूकोसा, यही तो म्यूकोसा है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग लेयर। तो म्यूकस का एक जो कोटिंग होता है ना, वो खुद ही एक बैरियर है। कि से फॉर एग्जांपल मैंने हवा जिसको इनहेल किया, पॉइंट टू बी नोटेड, उसके अंदर अगर बैक्टीरियाज है तो वो मेरी विंड पाइप की म्यूकस में चिपक जाएंगे सीधा, क्योंकि वो तो म्यूकस है। तो वो तो क्या होगा, वो चिपका लेगा उसको, और उसके साथ माल्ट तो है ही, माल्ट उसको मार देगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये है अपने दो फिजिकल बैरियर, पहला स्किन है जो बाहर की तरफ है, दूसरा अंदर है, स्किन का ही पार्ट है, म्यूकस मेम्ब्रेन या तो म्यूकस कोटिंग, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर आपको जन्म से मिले हैं। इट इज इननेट इम्यूनिटी, बट ये इम्यूनिटी में अटैक नहीं होता है, बैरियर प्रिवेंशन होता है, याद रखना है। इननेट में हमेशा एक ऐसी डिफेंस सिस्टम है जो एज ए बैरियर काम करेगी, राइट। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होगी, राइट। ओके, पार्ट 2, बैरियर नंबर 2, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। मींस आप कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हो और उसमें कोई केमिकल बनता है और वो एंट्री को प्रिवेंट करता है। ओके, पूरी बॉडी में जिसको हम ओपनिंग बोलते हैं, ओपनिंग, ओपन्ड जो स्पेस होते हैं, पहला तो यहां पर एक स्पेशल केमिकल रिलीज होता है, सलाइवा। दूसरा, यहां पर भी एक स्पेशलाइज्ड केमिकल रिलीज होता है जिसको आप बोलते हो म्यूकस। यहां पर स्पेशल केमिकल रिलीज होता है जिसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं। किनको पता है इसके बारे में? ओके, यहां पर एक स्पेशल, ये भी ओपन पार्ट है, यहां पर भी एक स्पेशल केमिकल रिलीज होता है जिसको आप बोलते हो टीयर, राइट। और स्टमक के अंदर एसिड। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जिसके अंदर ऐसे एंजाइम्स है जो एंटीबैक्टीरियल है, मींस बैक्टीरिया को वो वहीं पर मार देंगे या तो इनएक्टिव कर देंगे, फाइन। तो दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। मैंने जितने एग्जाम्पल दिए उसमें से 3 यहां पर है, एक स्टमक का HCl, दूसरा सलाइवा और तीसरा टीयर ग्लैंड। ये 3 यहां पर एज एन एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपने अगर कहीं पर मार्क किया हो, अगर एनिमल्स है, मे बी स्ट्रे डॉग्स है, कैट्स है, गाय है, बफेलो है, अगर आपके आजू बाजू में कहीं को देखने को मिले अगर, तो उसको अगर चोट लगती है तो देखना आप, ये इसके अंदर एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स है यहां पर। तो उनको पता है कि ये थूक से ठीक हो जाएगा। सो इट इज वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट कि हमें भी अब कुछ लगता है ना तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते। याद है ना, छोटे थे तो, अभी तो बड़े हो गए तो अभी ऐसा करने की इच्छा नहीं होती है, शर्म आती है इन शॉर्ट, बट इट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट। डीएनए में लिखा है, उसको पता है कि यहां पर है एंटीबायोटिक, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। एंटी माइक्रोबियल है एंजाइम हमारे पास, कवर कर उसको, तो ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे चला जाएगा आपका। सो इट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, व्हाट आई मीन। फाइन, चलो इसमें किसी को कोई डाउट? ऑलराइट, सेल्यूलर बैरियर। अब से फॉर एग्जांपल स्किन को छोड़ के उसने कोई होल को पसंद किया, उससे अंदर गया, तो या तो वो ट्रैप हो जाएगा और या वो अंदर जाएगा। अंदर गया तो हमारे पास स्टमक है, स्टमक में गया से फॉर एग्जांपल, तो वहां से भी बच के छटक के भाग गया तो वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में,
करेक्ट और नॉट? सही, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हो गया तो अब वो जाएगा कहां पर? तीसरे लेयर में, ब्लड के अंदर, राइट? पहला लेयर था बाहर का, दूसरा अंदर का फिजियोलॉजिकल, और तीसरा अब आया ब्लड वाला। अगर वो भूल से 2 लेयर पार करके तीसरे लेयर में गया, मतलब ब्लड के अंदर गया, तो वहां पे हमारे पास WBC है, जो राह देख के ही बैठे कि कोई आया बंदा के उठा लिया सीधा, है ना? सो वहां पर 3 टाइप के सेल्यूलर बैरियर को हमें देखना है, 3 टाइप के, राइट? कौन से देखिए, एक है फेगोसाइट्स, लाइक WBC, न्यूट्रोफिल जिसको हम बोलेंगे, या तो PMNL। ये आपको नाम कंफर्म्ड याद रखना है, नीट का क्वेश्चन है। PMNL, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब उसका मीनिंग समझाता हूं। ल्यूकोसाइट मतलब WBC। अब वो WBC की कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसकी है? न्यूक्लियर, उसका न्यूक्लियस कैसा है? पॉलीमॉर्फिज्म वाला, एक जैसा नहीं है, सेम, अलग अलग है। अब मैं यहां पर आता हूं, देखिए यहां पर, तो ये एक WBC है, ये दूसरा WBC है, ये तीसरा WBC है। अब तीनों के आप देखो न्यूक्लियस को, सेम है, बस उसी का नाम है पूरा PMNL। तो अलग अलग उसका जो शेप होगा वो अलग होगा। ये न्यूट्रोफिल बोलो या PMNL बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा है मोनोसाइट्स, एक है फेगोसाइट्स, दूसरा है मोनोसाइट। तो ये रहा पहला वाला, ये है दूसरा वाला, और ये है तीसरा वाला, मैक्रोफेजिस। ये 3 टाइप के सेल्यूलर बैरियर हमारे पास है। फाइन, सॉरी, ये है दूसरा, ये मोनोसाइट नहीं, दूसरा लिम्फोसाइट है, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। पहला है फेगोसाइट। फेगोसाइट के 2 टाइप है, एक न्यूट्रोफिल, एक मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये 2 फेगोसाइट के टाइप है। आपको क्लासिफिकेशन इस हिसाब से याद रखना है, राइट? दूसरा है लिम्फोसाइट, जिसका नाम है नेचुरल किलर लिम्फोसाइट। अब ये क्या है मैं लेटर ऑन आगे बताने वाला हूं, अभी नहीं, राइट? आगे बताऊंगा कि नेचुरल किलर लिम्फोसाइट है क्या। ओके, थर्ड इज मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज कहां पर होता है, उसका एड्रेस किसी को पता हो आप में से? मैक्रोफेजिस कहां पर होते हैं? स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 7, एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट है मैक्रोफेज। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम याद करिए, उसमें मैक्रोफेजिस दिए थे। फाइन, ये मैंने पूरा एड्रेस समझा दिया कि आपने जब चैप्टर 7 में एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्पेशली जो एरियोलार टिश्यू का स्ट्रक्चर दिया था, उसमें प्रोटेक्टिव सेल्स जो थे, राइट, वो थे मैक्रोफेजिस। अब हमें जो यहां पर याद रखना है वो ये है कि ये मैक्रोफेजिस होते कहां पर है, वो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट है। अब देखो, ब्लड में ये 2 है, कौन कौन है? एक फेगोसाइट्स है और एक लिम्फोसाइट्स है। ये दोनों ब्लड के अंदर है। अब ये दोनों के हाथ से छटक के अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू के अंदर ये मैक्रोफेजिस है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अभी वो टिश्यू के अंदर होते हैं। ओके, नंबर 2, ब्लड खुद ही एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड के पास भी ये तो है ही मैक्रोफेजिस। तो क्वांटिटी भले ही कम है लेकिन है तो सही।
तो ब्लड के अंदर भी होते हैं और टिश्यू के अंदर भी होते हैं मैक्रोफेजिस। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट? सेल्यूलर बैरियर मतलब हमने उसको प्रिवेंट किया, उसकी एंट्री को, विथ द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सेल। 3 टाइप के सेल उसकी एंट्री को रोकते हैं, फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजिस। फेगोसाइट 2 टाइप के हैं, दोनों WBC है, एक न्यूट्रोफिल है यानी कि PMNL है और दूसरा है मोनोसाइट्स। रेडी? लिम्फोसाइट जो यहां पर काम आएगा डिफेंस में, वो है नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स, दूसरा कोई नहीं। एंड मैक्रोफेजिस जिसकी हिस्ट्री मैंने अभी आपको समझाई। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप जनरेट करके क्लियर कर सकते हो। ओके, अब मैं आ रहा हूं 4th और लास्ट बैरियर में। अब ये बहुत ही यूनिक टाइप का बैरियर है और ये सिर्फ आपको याद रखना है, जो 4 बैरियर में चौथा लास्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वायरस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये बैरियर वायरस के लिए स्पेशली एडेप्टेड बैरियर है। अब इसमें होता क्या है कि से फॉर एग्जांपल हम 2, भुज में तो 2 है तो 2 बेस्ट एग्जांपल है। भाईली में भी आज एक एब्सेंट है नंग, बाकी 2 नंग है वहां पर भी, है ना। और जेनिफ बेचारा एकला है। तो से फॉर एग्जांपल 2 नंग मीन्स 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सॉरी नंग तो कैसे बोलूंगा, अच्छे अच्छे आप डायमंड्स हो, नंग तो नहीं हो, है ना। तो बैठे हैं सही फॉर एग्जांपल, और कुछ हुआ सही फॉर एग्जांपल कि भाई स्पार्क हुआ या कवरेज गया, राइट। तो सही फॉर एग्जांपल अब एक्सीडेंट ही हुआ, कुछ एक्सीडेंट, तो पहले तो एक्सीडेंट से बचना जरूरी है, राइट। तो एक दौड़ के बचाने जाएगा, मीन्स जहां पे हो रहा है उस साइट पे जाएगा, स्विच बंद करेगा, सही फॉर एग्जांपल स्पार्क हो रहा है तो ऐसी ट्राई करेगा। और दूसरा दौड़ के जाएगा किसी को बुलाने, सेंटर एडमिन वनराज सर को, या कि भाई आके जरा देखो कुछ हो गया है करके। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहां पर क्या होता है कि जब वायरस किसी टिश्यू के पास गया और टिश्यू के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गया, तो हम तो गए वो पता है, उस सेल को पता है कि वायरस अंदर आ गया है, तो अब भी हम तो नहीं बच सकते, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन बाजू वाले सेल को तो मैं बोल सकता हूं ना कि चल बेटा रेडी हो जा, अभी यहां पर मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, तेरे पास ही आने वाला है माल सब पूरा। तो वो पहले तो वायरस को मारने के लिए एक स्पेशल केमिकल बनाएगा। वो केमिकल का जो नाम है ना, वो है इंटरफेरॉन। क्या नाम है? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन 2 काम करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। एक वो वायरस के अगेंस्ट में काम करेगा, आप समझो, और दूसरा वही इंटरफेरॉन को ये सेल बाजू के सेल में एज ए सिग्नल भेज देगा। बाजू के सेल को पता है कि इंटरफेरॉन ऐसे ही नहीं क्रिएट होता है। इंटरफेरॉन क्रिएशन का मतलब यह है कि बाजू के सेल में वायरस की एंट्री हुई है, तो ये प्रिपेयर हो जाएगा कि यस अपने को रेडी होना है, और सेम काइंड ऑफ इंटरफेरॉन दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस, क्योंकि वो भी स्पेसिफिक है, उसको पता नहीं है बाजू का वायरस कौन सा है। अब उससे बचना है तो मुझे वही टाइप का इंटरफेरॉन चाहिए, तो इसने क्या करा, इन्फेक्टेड सेल ने खुद का इंटरफेरॉन बाजू में ट्रांसफर कर दिया कि ऐसा इंटरफेरॉन पहले से बना के रखो, अभी आएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? सो दैट वे इट इज साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइन नॉट काइनिन, साइटोकाइन बैरियर बोलते हो, मींस साइटोप्लाज्म के थ्रू वो बैरियर काम करता है, इसलिए उसको साइटोकाइन बैरियर बोलते हैं। सो वायरस infected cell secrete a cytokine protein called interferon, मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोड्यूस करने वाला है, इसको बोलते हैं साइटोकाइन प्रोटीन। इट इज प्रोटेक्टिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा और इट इज प्रोटेक्टिंग इट। आई होप you are very, 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 very clear about it.
फाइन, ऑल राइट। तो पहली थी हमारी इननेट इम्यूनिटी, मींस जन्म के साथ आपको जो ऊपर वाले ने गिफ्ट दी है वो इम्यूनिटी। अब हम बात करने वाले हैं जो हम जन्म के बाद सीख के, लर्न करके इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन जाएंगे, हम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे स्पेशल टाइप का। देखिए, अब तक हमने एंटीबॉडी का नाम नहीं लिया है, यहां पे एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके एंटीबॉडी से फाइटिंग करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि वो वहां पर हम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी का यूज करेंगे एंड डेवलप करेंगे इम्यूनिटी को, जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी। वहां पर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी थी। किसको याद आ गया ऐसा? फाइन। तो पैथोजन स्पेसिफिक, जो मैंने बोला स्पेसिफिक है ये, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी which is getting developed during लाइफ टाइम। अपना जितना भी लाइफ टाइम होगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक के लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम ये प्रोसेस होती रहेगी। जब तक कोई एंटीजन बदला तो हम एंटीबॉडी को अलग, नए एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे। तो पैथोजन स्पेसिफिक, ये वर्ड जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जिसको डेवलप करना पड़ता है, पहले से होती नहीं है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको थम्स अप करके मुझे कंफर्म करना है आप समझ चुके हैं पहली लाइन। अब मैं आता हूं दूसरी लाइन पर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंट प्रोसेस है ये। फाइन, ओके। अब एक बात समझाता हूं आपको, याद करवाता हूं आपको कि जब चैप्टर नंबर 9 लिया था मैंने सबसे पहला, स्टैंडर्ड 11 का, कंपेयर टू दैट आज आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, राइट, तो वो चैप्टर 9th वाला, तब हम पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे। आई वॉज न्यू फॉर यू, यू वर न्यू फॉर मी। ना मैं आपको पहचानता था, ना आप मुझे पहचानते थे। तब अपना मेंटल लेवल एक दूसरे से शायद मिसमैच भी हुआ हो सकता है, तो हमें काफी सारे टाइम ऐसा भी लगा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज वो केस रेयरली देखने को मिलेगा आपको। क्यों? हम एक्वेंट हो चुके हैं, हम एक दूसरे के साथ लंबे समय से हैं, हम एक सबको वी आर इंटरकनेक्टेड, वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को पहचानते हैं। तो अब सिस्टम इजी हो गया, सिंपल। तो सेम मेंटालिटी यहां पर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास भी है। कैसे? से फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटीजन जब बाहर से अपनी बॉडी के अंदर पहली बार घुसा, आप समझ रहे हो, पहली बार घुसा, अब अपनी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है पता है? आइडेंटिफाई करने की। याद करो, वो पहली बार जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि अपनी सिस्टम ऐसी है कि वो आइडेंटिफाई करती है सब्सटेंस को, वेदर इट इज सेल्फ और फॉरेन सब्सटेंस, राइट। सेल्फ सब्सटेंस है, अपना ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर फॉरेन सब्सटेंस निकला, मीन्स के बाहर से आया है, हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहता है कुछ काम करने के लिए, तब हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करने की ट्राई करती है कि वो सब्सटेंस अच्छा है या बुरा है, मतलब उसकी इफेक्ट अच्छी होने वाली है या बुरी होने वाली है, यूजफुल है, हार्मफुल है। तो बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर वो अच्छी काम के लिए बना होगा तो उसको वो एंट्री दे देगा कि भैया चलो भाई, तुम तो काम के आदमी हो, आ जाओ भैया, करने लगो काम, है ना। लेकिन अगर उसको अगर सहज भी शंका गई कि इट इज हार्मफुल,
सीधी सीटी मार के लिम्फोसाइट को बुला देगा कि आ जाओ, यहां पर आपकी जरूरत है, दे धनाधन। तो उसके लिए उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, नंबर 1। दूसरा, उसके काम को पहचानना है, नंबर 2, कि वो हार्मफुल है या यूजफुल है। अगर हार्मफुल है तो कैसे हार्मफुल है, कहां पर हार्मफुल है, किस टिश्यू पर हार्मफुल है, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और उसको मारने के लिए उसकी बॉडी या उसकी सेल की सरफेस के ऊपर के प्रोटीन को भी रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी को भी बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना। इतनी सारी प्रोसेस करने में पहली बार प्रोसेस होती है तो टाइम लगता है, टाइम लगता है पहली बार। मेरे एग्जैक्ट पीछे अगर आप देखोगे तो यहां पर हाईलाइटेड करके लिखा है कि जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है ना कोई भी एंटीजन का, राइट, कोई भी पैथोजन जब पहली बार आया आपकी बॉडी में, बॉडी प्रोड्यूसेस प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स को मैं बोलूंगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स मैंने आपको अभी समझाया, वो पहली बार हुआ ना वो रिस्पॉन्स, क्या बोलेंगे हम उसको, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब वो धीरे होता है, धीरे होने का मतलब है लो इंटेंसिटी है उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होती है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, एक नीचे यहां पर एकदम बढ़िया सा एक चार्ट बना के उसको प्रेजेंट करा गया है, राइट, मैप टाइप का। तो यहां पर देखो आप, तो ये टाइम है, तो देखिए ये रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मैक्सिमम जब हुआ इतना, तो उसके लिए जो टाइम निकला, टाइम वो इतना है। रिस्पॉन्स जो मिला वो इतना है। ये रिस्पॉन्स है, ये टाइम है। टाइम ज्यादा, रिस्पॉन्स कम, धीमा है, लो इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। सेम टू सेम पैथोजन जब दूसरी बार आता है ना, ये है फर्स्ट टाइम वाला। जब दूसरी बार आया ना, तब देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ गया। तो टाइम कितना निकला, सिर्फ इतना ही। देखिए यहां से ऑलमोस्ट आधा टाइम है। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, है ना? और रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी तो देखो, इससे 2.5 गुना ज्यादा दिख रही है। सो दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या है वो? दूसरी बार है, तीसरी बार है, चौथी बार है, सबको हम सेकेंडरी ही बोलेंगे। वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। वो एकदम हाई इंटेंसिटी वाला होता है। क्यों पता है? क्योंकि पहली बार जब ये हुआ था, राइट, तब क्या था, वो एंटीजन आया। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। एंटीजन बाहर से आया, उन्होंने अपने टारगेट ऑर्गन को अचीव किया। टारगेट ऑर्गन की नियर बाय जो इम्यून सिस्टम के सेल्स या जो थे वो वहां पे आए, उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया। वहां पर स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी को बनाने वाले बी लिम्फोसाइट्स आए। बी लिम्फोसाइट ने उसकी बॉडी की डिजाइन को रिकॉग्नाइज करके एक अलग ही एंटीबॉडी को डिजाइन किया, प्रोड्यूस किया, सिक्रेट किया, एंड एंटीजन को धीरे से उन्होंने मारा या तो इनएक्टिव किया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब वो जो स्पेशल एंटीबॉडी बनाने वाले डिफरेंशिएट हुए हैं, वो बी लिम्फोसाइट को बाद में स्टोर कर लिया जाएगा वहां पर नजदीक की लिम्फ नोड्स के अंदर। जहां पर ये इन्फेक्शन वाला पार्ट था, उसकी लिम्फ नोड्स के आसपास की जो लिम्फ नोड है, उसके अंदर ये स्पेशलाइज्ड बी लिम्फोसाइट, जिन्होंने एक स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी को बनाकर सीक्रेट किया, उनको स्टोर कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वही पैथोजन दूसरी बार आएगा, टारगेट ऑर्गन तो वही होगा,
तो वहीं पर जाएगा, तो उसकी आजू बाजू की टिश्यू में से मीन्स लिम्फेटिक टिश्यू में से वो डायरेक्टली वो बी लिम्फोसाइट्स बाहर निकल जाएंगे एंटीबॉडी वाले। तो रिकॉग्नाइज करना एंड ये सब दूसरी बार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली एंटीबॉडी का डबल अटैक हो सकता है, इसलिए तो डबल अटैक हुआ तो टाइम आधा हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई। क्लियर हो गया है ना? सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो ये दो टाइप के रिस्पॉन्सेस होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो हम करते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंस है, टाइम ज्यादा लेता है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई इंटेंस है और कम टाइम में वो रिस्पॉन्स मिलता है आपको। राइट। अब कौन करता है ये चीज को? ये चीज मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फाइन। कौन करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हैंडल? तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो या सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, यूजुअली उनको दो टाइप के सेल से कंट्रोल किया जाता है। दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं। एक का नाम है बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, दूसरे का नाम है टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल्स। फाइन। बी सेल्स एंड टी सेल्स ये दो टाइप के सेल्स हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या है? मैंने आपको पहले भी बोला, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में प्रोड्यूस एंड मैच्योर्ड होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं बी लिम्फोसाइट, याद रहेगा। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी आर द प्रोटीन्स टू फाइट विद द पैथोजन। स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड प्रोटीन है और वो पैथोजन को मारता है। डाउट है किसी को? ओके। दूसरे टाइप के सेल होते हैं, उसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स। क्या नाम है? टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट में वापस एक्चुअल में दो टाइप के सेल्स होते हैं, यहां पे एक ही दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू बुक, राइट। तो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मैं आपके सामने ये हायरार्की रख देता हूं कि लिम्फोसाइट तो टाइप नंबर 1 है बी लिम्फोसाइट यानी कि बी सेल्स जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे टाइप के जो सेल्स हैं मींस लिम्फोसाइट्स है वो टी लिम्फोसाइट्स है। टी थाइमस में बनते हैं इसलिए उसको हमने नाम दिया है टी लिम्फोसाइट्स। यहां पे अपने पास दो ऑप्शन है, दो टाइप है टी सेल के भी। एक है जिसको मैं बोलूंगा नेचुरल किलर, अभी आया था थोड़ी देर पहले, टी सेल्स। क्या नाम है? नेचुरल किलर टी सेल। फाइन। ये होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। होते कहां पर? इन ब्लड। काम क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
हमने हमने जो नाम समझा था आगे उसी को मैं लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राइट, सेल्यूलर बैरियर नाम हमने आगे समझा है, तो मैं वही नाम रिपीट कर रहा हूं। इन ब्लड है और वो एज ए सेल्यूलर बैरियर काम करते हैं। नेचुरल किलर टी सेल यूजुअली फेगोसाइटिक है बाय नेचर। कैसे है? फेगोसाइटिक। मतलब फेगोसाइटोसिस करते हैं, एमीबॉइड है, स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस करके बैक्टीरिया को खा जाएंगे, किल कर देंगे, इसलिए तो नाम पड़ा नेचुरल किलर टी सेल्स। तो नाम का प्रॉपर मतलब क्या होना चाहिए आपको समझ में आ गया प्रॉपरली? ओके। दूसरा टाइप है, उसको बोलेंगे हेल्पर टी सेल। क्या नाम है? हेल्पर टी सेल। अब मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूं। दो जन आप बाइक में जा रहे हो, बाइक किसी से टकराती है और वो आपको गाली देता है, आप दोनों उतरते हो। एक का मगज गर्म है, उन्होंने सामने वाले का काठला पकड़ा, दोनों हाथापाई कर रहे हैं। पीछे वाला मेरे जैसा बेचारा नबड़ा हबड़ा था, राइट, तो वो सीधा फोन करके दोस्तों को बुला लेगा कि भाई की माथाकुट हुई है यहाँ पर, आ जाओ दोस्त। समझ रहे हो ना? या तो किया होगा, या सुना होगा, या देखा होगा, तीन में से एक करा होगा आपने, है ना? तो ये नेचुरल सा इंस्टिंक्ट है। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें जिसके साथ हम भटकाने हैं ना, वो बैक्टीरिया है। बाइक में से उतर के जिसने काठला पकड़ा है ना, वो ये है। और दौड़ के दोस्तों को फोन कर रहा है, वो ये है ना? समझ में आ गया बात पूरा? तो ये आपको हेल्पर टी सेल करेगा क्या? इट कॉल्स बी सेल। बी सेल को कॉल करेगा वो, राइट? बी सेल मतलब बी लिम्फोसाइट हो भैया, भूल मत जाना, है ना? वो लेंगर हांस के आइलेट्स पे मत चले जाना, अल्फा बीटा वो नहीं। ये बी सेल मतलब बी लिम्फोसाइट की बात हो रही है। एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन को हेल्प बुलाता क्यों है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। एंटीबॉडी प्रोडक्शन बी सेल करेगा। बी सेल को इंफॉर्मेशन कौन देगा? हेल्पर टी सेल, कि भाई की माथाकुट हो गई है भैया, ऐसा करके, है ना? तो देखो सिस्टम कैसी मस्त बना के रखी है अंदर, है ना? बहुत ही मस्त सिस्टम डिजाइन है अपनी। ये यही ब्यूटी को तो हम समझ रहे हैं अभी धीरे धीरे, आई मीन, है ना? सो बी सेल एक है और टी सेल दो टाइप के हैं। टोटल 3 टाइप के सेल है। ये पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को चलाने के लिए हमारे पास ये 3 टाइप के सेल है ना? तो अब यहां पर तो एक ही एग्जांपल दिया है आपको, है ना? एक ही हेल्पर टी सेल का ही, है ना? वो हेल्प बी सेल को करेंगे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इंफॉर्मेशन देके कि वहां पे दोस्तार की माथाकुट हुई है। टी लिम्फोसाइट के 2 टाइप मैंने जो समझाया वो आपको याद रखने, है ना? चलिए अब पहला हम स्टार्ट करेंगे यहां से कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बैकग्राउंड में हमने ये समझा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। आपको थम्स अप करके कंफर्म करना है। ओके, दो टाइप के सेल इसमें इन्वॉल्व है, एक का नाम बी सेल है, एक का नाम टी सेल है। बी सेल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए है और टी सेल डिफेंस के लिए है। अब बी सेल जिस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है वो एंटीबॉडी कैसा होता है, वो मेरे पीछे है। हम एक और स्टेप आगे बढ़े, पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सेल, अब वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो केमिकल यानी कि एंटीबॉडी। तो पहले हम ऑर्गन पे थे, बाद में हम टिश्यू पे गए, बाद में हमने सेल को डिस्कशन में लिया, अब सेल की प्रोडक्ट को डिस्कशन में ले रहे, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये यहां पर जो आपको दिख रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में से यानी कि आपकी मॉड्यूल में से कट कॉपी पेस्ट करके यहां पे लिखा है। मिल गया आपको? 4 यहां पर आपको पॉलीपेप्टाइड की चेन, ये है चेन नंबर 1, ये है चेन नंबर 2, ये है चेन नंबर 3 और ये है चेन नंबर 4। ये 4 चेन होंगी टोटल। रेडी? अब उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली और चौथी जो है एकदम स्मॉल है, छोटी छोटी है। सेकंड एंड थर्ड है वो लंबी चेन है, देखा आपने? जो छोटी है नेचुरली उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और जो लंबी है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। लंबी है उसको मैं बोलूंगा हेवी चेन, छोटी है उसको बोलूंगा लाइट चेन। सो डेंसिटी के हिसाब से, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से एक हेवी है एक लाइट है। तो 2 हेवी 2 लाइट, H2 हेवी 2 है, लाइट 2 L2 है। H2L2 फॉर्मेट बोलते हैं इस डिजाइन को, राइट? उसके आगे के जो यहां पे डार्क किए हुए रीजन है ना, वो एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए है। देखो उसमें ऊपर लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और स्पेसिफिकली यहां पर दिए है वेरिएबल रीजन। क्या है वो? वेरिएबल रीजन है। तो दोनों चेन में है, हेवी चेन में भी वेरिएबल रीजन है और लाइट चेन में भी है। ढूंढिए दोनों, वेरिएबल रीजन इन हेवी चेन एंड वेरिएबल रीजन इन लाइट चेन, राइट? तो वेरिएबल मतलब अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, उसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं। नीचे की जो है ना, उसकी नीचे की कांस्टेंट रीजन लाइट चेन में भी है, कांस्टेंट रीजन हेवी चेन में भी है, वो सेम होता है दोनों में। मींस ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट 1 2 3 4 चारों चार एक दूसरे से अलग है, वेरिएबल है वो। इज इट वेरी क्लियर? ऑल राइट। अब बात करते हैं उसके बीच में जो केमिकल बॉन्ड दिख रहा है आपको, उनको हम बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्राइमरी में नहीं होते, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी में जब वो कन्वर्ट होते हैं तो उसके अंदर जो मेन बॉन्ड्स होते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक एक शेप देने के लिए जो यूज करते हैं प्रोटीन में, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो जितने भी बॉन्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये रहा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पे ये इवन सरफेस के ऊपर भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। फाइन, ओके। अब मैं बात करता हूं उसके टाइप्स की। टोटल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडी कॉमन नाउन है, उसको अगर मैं केमिकली आइडेंटिफाई करना चाहूं और इफ आई वुड लाइक टू नोमेनक्युलेट इट केमिकली, तो केमिकल नाम उसका होगा इम्यूनोग्लोब्युलिन। क्या नाम होगा? इम्यूनोग्लोब्युलिन।
I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोब्यूलिन, IG। मेरे पीछे 5 एग्जाम्पल है, देखिए। IgA, IgG मीन्स इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, इम्यूनोग्लोब्यूलिन E एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन O, D सॉरी। तो यहां पर आपको ये पांचों नाम तो याद रखने ही है, पर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला है गामड़े, GAMDE, गामड़े हो गया, पांचों पांच आ गया। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE हो गया। रेडी? अब H2L2 स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सब में अलग अलग है। पांचों टाइप में H2L2 स्ट्रक्चर सेम नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं, जो यहां पर आपको दिए हैं। बुक में ये नहीं है, गोखने की जरूरत नहीं है, बट वेरिएशन समझाने के लिए यहां पर सिर्फ रखे हैं। IgG है, ये IgE है, ये IgD है लास्ट में, नीचे IgM है, ये IgA है यहां पर। तो IgA यहां पर सब में एक एक H2L2 है, यहां पर 2 H2L2 है, यहां पर 5 H2L2 है, राइट? तो ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए है कि 5 अलग अलग टाइप के होते हैं, सेम नहीं है पांचों पांच अलग टाइप के एंटीबॉडीज है। बस उतनी इंफॉर्मेशन आपके यहां पर बुक के अंदर शेयर की है, उससे ज्यादा यहां पर मींस डिस्क्राइब नहीं किया है, तो उसके बारे में हम भी डिस्क्राइब अभी नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। ऑलराइट, अब मैं बात करता हूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस एक्सप्रेस कैसे होते हैं, रिस्पॉन्स कैसे देते हैं हम, वो जो सेल रिस्पॉन्स देते हैं वो कैसे देते हैं, एक्सप्रेशन क्या है। तो 2 टाइप के हैं, एक वाया एंटीबॉडी, कौन बनाता है? बी सेल। तो बी सेल जो रिस्पॉन्स देता है उस रिस्पॉन्स को मैं क्या बोलूंगा? ये ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड। सिंपल सा लॉजिक है, कोच काटा वो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। दूसरा जो फेगोसाइटिक है, सेल खा जाता है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है वो, तो वो टी सेल करता है, तो वो भी हमने ऑलरेडी देख के। तो वो टी सेल क्या करता है? टी सेल का इम्यून रिस्पॉन्स का नाम क्या है? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। बी सेल के इम्यून रिस्पॉन्स का नाम क्या है? ह्यूमोरल यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स को ह्यूमोरल क्यों बोला? क्योंकि एंटीबॉडी है कहां पर? ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा को हमने ह्यूमोरल सबसे पहले बोला था इंट्रोडक्शन में, याद आ गया कि नहीं याद है? गुड ह्यूमर, बैड ह्यूमर, वो इवोल्यूशन में है ना। तो जब हम बात करेंगे ह्यूमोरल की, गुड ह्यूमर, तो दैट इज अबाउट योर बॉडी फ्लूइड। तो ब्लड भी एक बॉडी फ्लूइड है, आपका प्लाज्मा भी एक बॉडी फ्लूइड ही है, तो वो ह्यूमोरल, क्योंकि ह्यूमर के अंदर है इसलिए एंटीबॉडी। ऑलराइट, सो हमने जिसके बारे में बात की वो यहां पर है। पहला ह्यूमोरल यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसको हमने बोला था इट इज इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके करा जाता है। एंटीबॉडीज कहां पर होता है? ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होता है, इसलिए उसको ह्यूमोरल बोला गया। खत्म बात। समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट दूसरा है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो मैंने जैसे बोला कि वो तो टी सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो फेगोसाइट करता है, फेगोसाइट बन जाता है, खा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं मैं, बहुत ही मस्त। आज तक हमने सबसे पहले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था कि अपनी बॉडी की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कोई भी सेल दुनिया का है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेंस ऐसा कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सकता है। याद आ गया? अपने सिस्टम में, अपनी बॉडी में ये सेल टी सेल है। टी सेल के पास वो रिकॉग्निशन पावर है, कौन सा? सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने का। मैंने बोला था ना कि अपनी इम्यून सिस्टम के पास वो पावर है। इम्यून सिस्टम में नहीं, इम्यून सिस्टम में भी
ये टी सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि ये केमिकल अपना है, ये केमिकल बाहर का है। रेडी? समझ में आ गई बात? तो ग्राफ्ट रिजेक्शन वो ही करेगा, क्योंकि नॉन सेल्फ अगर उसको लगा तो। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या होगा? किसी के स्किन का टुकड़ा उखाड़ के हमारी स्किन पे लगा दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाहर का है इसलिए। किसी की किडनी निकाल के मेरे में डायरेक्टली फिट में नहीं कर सकता हूं, उसके लिए मुझे काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। काफी सारी में दो मेन चीज है। अगर मुझे ग्राफ्ट करना ही है, अगर मुझे किसी की किडनी मेरी बॉडी के अंदर फिट करनी ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं लास्ट एक पॉइंट 2-3 मिनट लूंगा आपका, बराबर है? तो ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांटेशन के लिए मुझे दो चीजों को कंसिडर करना है। नंबर 1, एक मुझे चाहिए टिश्यू को मैच करना है। मेरी टिश्यू यानी कि मैं तो एक्सेप्टर हूं, तो मेरी टिश्यू को जो डोनर है ना उसकी टिश्यू से मैच करना है। दोनों के प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट सिमिलर हो, वो चेक करना है। समझ, क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का मामला है, राइट? मेरे जो इम्यून सिस्टम के टी सेल है वो मेरे टाइप के प्रोटीन होंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरे टाइप के नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, सिंपल। तो वो मैच होने चाहिए टिश्यू के प्रोटीन्स। और दूसरे मुझे मैच करने हैं वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अगर है अलग तो कभी भी ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ब्लड ग्रुप भी मैच होना चाहिए और दूसरे टिश्यू के प्रोटीन को भी मुझे मैच करना है। वो एसेंशियल है, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता है। दोनों में से एक भी अगर मिसमैच हुआ तो मैं कभी भी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता हूं। रेडी? सो अगर मैंने ग्राफ्ट कर भी लिया, ट्रांसप्लांट कर भी लिया, इवन आफ्टर मैचिंग दिस, फिर भी मुझे हर एक टाइम इंटरवल पर रेगुलरली इम्यून रिस्पॉन्स ना हो, इसलिए मुझे ऐसे इंजेक्शंस, दवाई लेनी पड़ेगी जिसका नाम है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। मींस अगर बाहर से कोई किडनी आई, मेरे बॉडी में यहां से ऑपरेट करके फिट कर दी, मैचिंग है, दोनों टाइप का मैचिंग है, फिर भी मेरी बॉडी को पता ही है कि ये मेरा पार्ट नहीं है, तो वो तो कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। नहीं करे, उसको रोकने के लिए ये दवाई दी जाती है जिसको बोलेंगे इम्यूनो सप्रेसेंट। क्लियर हो गया? तो जब भी अगर कोई भी ग्राफ्टिंग या तो कोई भी ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यूनो सप्रेसेंट लेना कंपलसरी होता है। तो यहां तक आज मैं सीमित रखता हूं अपने डिस्कशन को, राइट? कल से हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अब इम्यूनिटी की बारे में बात करेंगे हम, जो कि दो टाइप की होने वाली है, एक्टिव एंड पैसिव। तो यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं कल से। फाइन। प्रॉपरली पढ़ना, क्योंकि जितना आया है सब नया है। ऑल टर्मिनोलॉजीज आर न्यू। इंपॉर्टेंट भी है, हार्ड भी है, कंफ्यूजिंग भी है, सब है। तो ये आपको केयरफुली 2 बार आज घर जाके रीड करना पड़ेगा, वरना इंटरमिक्सिंग हो जाएगा सब। रेडी? फाइन। सी यू टुमारो। टेक केयर।